दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 308 नंबर की क्लास है। 231 नंबर से दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। 70 और 8 78वां लेक्चर दोस्तों आज हमारा है ज्योग्राफी का। आज की क्लास यदि आप देखते हैं तो 9240 सवाल आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। बहुत ही शानदार सा सेशन है आज का। खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। हम लोगों ने लोहा के बारे में पढ़ा, तांबा के बारे में पढ़ा, पीतल के बारे में पढ़ा, सोना, चांदी, हीरा, इन सब के बारे में पढ़ा। ये सारा टॉपिक पढ़ते हुए हम लोग फिर अभ्रक को पढ़े, टीन के बारे में पढ़े, एल्युमिनियम, बॉक्साइड, इन सब के सवाल देखते हुए, यूरेनियम, थोरियम, ये सब पढ़ते हुए दोस्तों आगे आए पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। और आज ये खनिज संसाधन का आखिरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक गैस से संबंधित तथ्यों पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार सा सवाल है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए। आप एक मौका तो दीजिए, आप एक बार ज्वाइन कीजिए हमारा फाउंडेशन कोर्स। विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, विषय को इतनी बारीकी से यहाँ पढ़ाया जाता है कि आप हमेशा याद रखेंगे और मज़ा भी आएगा पढ़कर। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आइए अपने मुद्दे पर आते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है। ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, अगर ईंधन के स्रोत की बात करें तो बच्चा सोचेगा सर ईंधन का स्रोत तो पेट्रोल भी है, डीजल भी है। तो क्या आपके घर में पेट्रोल डीजल से खाना बनता है? किससे बनता है बताइए? अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्राकृतिक गैस का। किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो ईंधन के प्रमुख स्रोत में क्या आता है? प्राकृतिक गैस भी आता है। कहने को दोस्तों आप पेट्रोल भी कह सकते हैं, कहने को आप डीजल भी कह सकते हैं, कहने को दोस्तों आप कोयला भी कह सकते हैं। बहुत कुछ ईंधन के रूप में बहुत कुछ चीजों का इस्तेमाल होता है। बट जो आज हमारी टॉपिक है कि मैं आपसे पूछूं आपके घर में क्या खरीद कर आता है? गैस खरीदा जाता है या फिर कोयला, डीजल, पेट्रोल? गाड़ी होगा तो डीजल पेट्रोल का यूज करते होंगे, बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक गैस के संघटक कौन कौन से? प्राकृतिक गैस के संघटक कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एलिमेंट दिखेगा दोस्तों मीथेन। मीथेन को कहते हैं CH4। क्या कहते हैं दोस्तों? CH4, इसे मीथेन कहते हैं। मीथेन के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है वो होता है एथेन। क्या होता है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, प्रोपेन, और क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। ये कम से कम दोस्तों ये 5 आप याद रखिए। सवाल इन 5 से पूछा जाता है, कभी 2-3 परीक्षा में दे देता है, एक आध गायब कर देता है और इसी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? भाई कोई लोकेशन है जहां पर भारत में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ये सवाल आते ही दिमाग में आता है सर असम जवाब दे दे, सर माकूम जवाब। अरे असम में तेल कुआं था, वहां प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के लिए दोस्तों बॉम्बे हाई, मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में दोस्तों एक स्थान है हाई, उस जगह का नाम ही है दोस्तों बॉम्बे हाई, इसलिए परेशान मत होइएगा, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बॉम्बे हाई कहिए। इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर कहिए, जैसलमेर कहिए। जैसलमेर कहाँ दोस्तों? राजस्थान में, महाराष्ट्र में हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर नदी डेल्टा की बात करें तो कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा वाला जो बेल्ट है दोस्तों, वहां भी पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा में आपके परीक्षा में 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। इन चारों से कोई ना कोई दोस्तों सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। त्रिपुरा में भी पाई जाती है। मैं प्राकृतिक गैस की बात कर रहा हूं, मैं पेट्रोलियम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जब कहीं जहां तेल का कुआं पाया जाता है ना, तो वहां नीचे तो पेट्रोल होता है, लेकिन पेट्रोल के ऊपर दोस्तों इस तरह की प्राकृतिक गैसें होती हैं। जब कहीं नया कुआं मिलता है तो पहले गैस ही रिलीज होती है, पहले गैस निकलता है, बाद में तेल आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? लो भैया, प्राकृतिक गैस का उपयोग दोस्तों घर में भी किया जाता है। बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वहां पर भी दोस्तों प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और घरेलू मतलब घरेलू और कॉमर्शियल, व्यावसायिक, ये दोनों उपयोग आपने ले लिया। बाकी दोस्तों वाहन के रूप में भी दोस्तों यूज किया जाता है, गैस के रूप में दोस्तों इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तमाम तरह के यूज हैं जो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। एक शब्द हम पढ़ते हैं दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ये शब्द लिखा है संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है दोस्तों कंप्रेस्ड। क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड।
कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस्ड, और प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड। प्राकृतिक मतलब हो जाता है नेचुरल और गैस, ठीक है। ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसी को हम सीएनजी कहते हैं। आपके गाड़ी में एलपीजी गैस नहीं लगाई जाती, क्या लगाई जाती है? सीएनजी गैस लगाई जाती है। और ये जो सवाल पूछ रहा है कि सीएनजी कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि अगर मैं रियल में देखूं, ठीक है, कहीं तेल कुआं वगैरह से अगर कोई गैस निकलता है तो सीएनजी तो डायरेक्ट नहीं निकलता है ना, निकलता क्या है? प्राकृतिक गैस। उस प्राकृतिक गैस से कैसे सीएनजी में उसे कन्वर्ट किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो प्राकृतिक गैस होता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर बहुत ज्यादा प्रेशर पर, एकदम हाई प्रेशर पर दबाने से कौन सा गैस तैयार होता है दोस्तों? सीएनजी गैस तैयार होता है। तो जो गाड़ियां हैं, जो सीएनजी गाड़ियां होती है, इसमें नियम होता है कि कभी भी आप गाड़ियों में सीएनजी भराइए तो गाड़ी से उतर के बाहर हो जाइए। क्यों? वैसे तो ये गैस फटती नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से ब्लास्ट हुआ तो, क्योंकि सोचिए ना कैसा होता है, ये उच्च दाब पर दबाया जाता है, इसको बहुत हाई प्रेशर पे दोस्तों दबाया जाता है, तभी तो इसे कंप्रेस्ड कहा गया। किसी चीज को कंप्रेस करना मतलब दबा के छोटा कर देना, ठीक है, ये उसका अर्थ निकलता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अब इतना सवाल बताते ही आगे सवाल सुनिए, वाहनों में मुख्यतः किस गैस का यूज करते हैं? तो यही जो सीएनजी है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? हम वाहन में करते हैं, गाड़ियों में करते हैं, इसको याद रखेंगे। और इसके उपयोग से दोस्तों कुछ फायदे भी हैं। पहली बात दोस्तों, ठीक है, इसके जलने से क्या होता है दोस्तों? धुआं नहीं उत्पन्न होता है, धुआं नहीं होता है। और जब धुआं नहीं होगा तो याद रखेगा इसी कारण प्रदूषण भी नहीं होता है, इसी कारण प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। जब जो चीज से धुआं ही नहीं निकल रहा दोस्तों, तो उस चीज से प्रदूषण कैसे होगा बताओ? इसलिए दोस्तों सीएनजी को बढ़ावा देती है सरकार, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार निर्मित होता है? देखिए यहां जीवाश्म ईंधन की बात हो रही है। जीवाश्म ईंधन को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। कह रहा है ये जो जीवाश्म ईंधन होती है ये किस प्रकार निर्मित होती है? तो दोस्तों सैकड़ों हजारों साल तक, सैकड़ों हजारों साल तक, ठीक है, पेड़ एवं जीव जंतुओं के जमीन में दबे रहने से क्या तैयार होता है दोस्तों? उसी कारण तैयार होता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और ये जो कुछ आप कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सब देख रहे हैं, ये जीवाश्म ईंधन का ही दोस्तों क्या है? एक रूप है, इसको भी याद रखेंगे। कह रहा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक गैस, याद रखेंगे किसका उदाहरण है? ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। या पिछली क्लास में आप पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, तो पेट्रोलियम दोस्तों, पेट्रोलियम बहुत कुछ आ जाता है, पेट्रोलियम में पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, मिट्टी का तेल आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। या फिर इसके पहले जो हम लोगों ने कोयला पढ़ा, वो भी दोस्तों किसका उदाहरण है? ये सब दोस्तों जीवाश्म गैस के उदाहरण हैं, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? सब जीवाश्म ईंधन है, ये आप गैस में जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा प्राकृतिक गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस से किस प्रकार अलग है? कैसे अलग है? याद रखेगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस ये जो प्राकृतिक गैस होते हैं, मैंने शुरू में बताया दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इनके जो निक्षेप होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जहां कहीं पेट्रोलियम का दोस्तों वो किया जाता है, खनन किया जाता है, तो जहां पेट्रोलियम के प्राकृतिक स्थान होते हैं वहीं से दोस्तों ये प्राकृतिक गैस भी निकलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम के निक्षेप जहां होते हैं दोस्तों, वहां से ये प्राकृतिक गैस भी दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस लिख रहा है, द्रवित माने क्या हो जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, जो हम आप दोस्तों अपने घरों में यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए, वो कौन सी गैस होती है? वो एलपीजी गैस होती है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो जिससे गाड़ी चलती है, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, वो सीएनजी होती है, अलग होता है, ठीक है। तो ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, ये कैसे अलग होता है दोस्तों? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है दोस्तों, ये तेल रिफाइनरी जो होती हैं, तेल रिफाइनरी जिसको हम शोधनशाला कहते हैं, तेल शोधनशाला, ये शोधनशाला क्या करते हैं? उस तेल को क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, ठीक है। उस तेल को, ठीक है,
उस तेल को क्या करते हैं, अरे बंद हो जा भाई, ठीक है, उस तेल को रिफाइन करते हैं, इसलिए दोस्तों इसे शोधनशाला कहा जाता है। तो उस रिफाइनरी के द्वारा दोस्तों ये तेल शोधन प्रक्रिया के द्वारा, तेल शोधन प्रक्रिया के द्वारा जो उप उत्पाद पैदा होता है, जो उप उत्पाद पैदा होता है वो क्या होता है दोस्तों, वही आपका एलपीजी होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो जहां पेट्रोलियम के निक्षेप है वहां जनरली क्या मिलता है, वहां तो नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। बाद में उसको रिफाइनरी लाया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, वहां से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जब सारी अशुद्धियां वहां से अलग हो जाती हैं, सल्फर वगैरह होता है, कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, जब अशुद्धियां दूर हो जाती है तब वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, तब वो एलपीजी में कन्वर्ट होता है और ये एक तरह से उप उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। भाई पूरे देश में जमीन, किस जमीन के नीचे प्राकृतिक गैस है, कौन ढूंढेगा बताइए, कौन ढूंढेगा उसे। या फिर मैं दूसरा आपसे सवाल करूं कि चलो खोज हो गया तो दोस्तों उसका उत्पादन कौन करेगा, कौन वहां से बाहर निकालेगा। तो याद करिएगा दोस्तों, खोज को कहा जाता है डिस्कवर, ठीक है, क्या करना दोस्तों, डिस्कवर करना, और उत्पादन माने होता है प्रोडक्शन करना, पहले ढूंढना अब बाद में दोस्तों उसको बाहर निकालना। ये दोनों ही काम दोस्तों दो लोगों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, दो लोगों के द्वारा। कौन कौन है, तो एक तो है दोस्तों ओएनजीसी, ओएनजीसी का नाम सुना है कि नहीं, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ओएनजीसी के द्वारा। और दूसरा है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ऑयल, मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ये क्या हो जाता है दोस्तों, ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, गैस कारपोरेशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों क्या दो काम, ये तो खोज, ये तो ढूंढना और दूसरा उत्पादन करना, ये दोनों इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक गैस का वितरण और शोधन के लिए कौन जिम्मेदार है। शोधन मतलब क्या करना दोस्तों, उसे रिफाइन करना, क्या करना, रिफाइन करना, और वितरण माने क्या हो जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इन दोनों के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है, इसके लिए दोस्तों गेल जिम्मेदार है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे क्या कहते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये जो गेल है ये जिम्मेदार है। गेल की स्थापना कब हुई थी, 1984 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों वितरण के लिए भी जिम्मेदार है, शोधन, ये जितना पाइपलाइन वगैरह बनता है ना, कौन बिछाता है, गेल बिछाती है। आपके घर के आसपास से अगर कोई गैस की पाइपलाइन गुजरी होगी तो देखिएगा वहां गेल का एक बोर्ड लगा होगा, ये आप केयर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल पर, करा भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक खपत किस क्षेत्र में होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों यूज प्राकृतिक गैस का किस क्षेत्र में होता है, तो दो जगह। हमें आपको लगता है कि अपने घर में यूज करते हैं, गलत है। सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र में, सबसे ज्यादा। मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं विद्युत क्षेत्र में। और नंबर 2 पर दोस्तों कहां होता है, उर्वरक वाले जो क्षेत्र है दोस्तों, उर्वरक के रूप में, ठीक है, उर्वरक के रूप में दोस्तों जो कारखाने होते हैं वहां पर दोस्तों, जो उर्वरक क्षेत्र मत करिए, उर्वरक संयंत्र करिए, ठीक है। तो विद्युत संयंत्र कहिए, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत संयंत्र में, और दूसरा होता है उर्वरक संयंत्र में, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फिर एक सवाल आया कि सर कैसे नहीं समझ पाए, आइए एक सवाल बताता हूं। करा विश्व में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक बड़ा, अच्छा ये अलग हो गया, चलिए अभी आगे मिल जाएगा। सर्वाधिक बड़ा भंडार कौन है, आज से पूछ रहा है कि पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, रिजर्व के मामले में, रिजर्व के मामले में दोस्तों सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का रिजर्व दोस्तों किसके पास है, तो याद रखिएगा रूस के पास है। किसके पास है, रूस के पास। लास्ट टाइम दोस्तों आप जब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा पेट्रोलियम किसके पास है, ऐसे तो दोस्तों वेनेजुएला के पास है, जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताया था ना वेनेजुएला का, ठीक है। और ऐसे देखेंगे प्रोडक्शन में तो अमेरिका आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार करने वाले देश कौन से हैं, ठीक है। अब देश में दोस्तों, अब जैसे एक नंबर पे तो आपने रूस देख लिया कि सबसे ज्यादा तो रूस ही है, रूस के अलावा कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे रूस आता है,
दूसरे नंबर पे दोस्तों ईरान आता है, ईरान देश, यहाँ भी खूब प्राकृतिक गैस है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों कतर आता है, ठीक है, कतर, कतर की राजधानी दोहा, ईरान की राजधानी तेहरान और रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। ये मैं किसके मामले में बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ रिजर्व के मामले में। किस मामले में दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ रिजर्व के मामले में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रोडक्शन के मामले में पूछ दे सवाल तब क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उत्पादन कौन करता है, क्या पूछ दे अगर आपसे, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन दोस्तों कौन करता है। तो देखिए यहां पर तो रूस, ईरान और कतर हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों कौन आ जाता है प्रोडक्शन में, अमेरिका नंबर 1 पर आ जाता है, ठीक है। अमेरिका जो है ये 1 नंबर पे आ जाता है। रूस दोस्तों प्रोडक्शन के मामले, रिजर्व तो रूस के पास खूब है, लेकिन दोस्तों ये दूसरे नंबर पे चला जाता है। और जो ईरान है वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। ये जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं, चाहे यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, ये दोनों ही डेटा दोस्तों 2020 के आधार पर हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो जीएस की आपकी फ्री क्लास स्टार्ट किया गई ना, ये क्लास दोस्तों सुबह 9:06 पे चलाई जा रही है। आप एक मौका दीजिए, हमें जुड़िए। पूरा एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, ये सब कुछ विषय आपको पढ़ा दिया गया है, आप समझ रहे होंगे। अगर जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे दोस्तों हर विषय कवर होगा। इसी तरह रात में 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है। रात में 8 बजे नितिन सर को लोग जीएस के लिए कम, हिंदी के लिए ज़्यादा जानते हैं ना, जबकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा जीएस को लेकर रहता है, लेकिन फिर भी चलिए जो जैसे जानता है अच्छी बात है। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल दे रहा कि प्राकृतिक गैस में पाई जाने वाली अशुद्धियां कौन है। अरे भाई अशुद्धि नहीं होता तो तेल शोधनशाला की जरूरत क्या होती, ये बड़े बड़े रिफाइनरी क्यों बनाए जाते हैं, तो रिफाइनरी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो अशुद्धियों को दूर करते हैं और वहां से क्या करते हैं, तेल को शुद्ध, गैस को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोटी मोटा दोस्तों 2-3 चीजें अशुद्धियों के रूप में जो सवाल आता है वो 2-3 चीजें ऑप्शन में देता है। या तो ऑप्शन में दोस्तों जल वाष्प दे सकता है, ठीक है, जल वाष्प दे सकता है, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने सल्फर बताया था, ठीक है। तो ये सब दोस्तों अशुद्धियां हैं। इसके अलावा अन्य तरह के गैस भी इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र कहां पर, ध्यान दीजिएगा, ना तो आपसे रिजर्व पूछ रहा है ना ही आपसे प्रोडक्शन पूछ रहा है। यदि आपसे दोस्तों रिजर्व पूछा जाता, रिजर्व आर है, मैं आर को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, और वी को ऐसे, ठीक है, तो घबराइए मत। अगर रिजर्व पूछा जाता तो रिजर्व में हमने रूस देखा। अगर दोस्तों प्रोडक्शन पूछा जाता तो प्रोडक्शन में हमने अमेरिका देखा। लेकिन दोस्तों इन दोनों चीजों को छोड़ करके आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र का नाम बताइए, ठीक है, नाम भी बताइए और वो गैस क्षेत्र कहाँ स्थित है वो भी बताइए, ठीक है। तो एक जगह है दोस्तों, याद रखेंगे, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी में नाम है, ठीक है, साउथ थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, साउथ पारस, ठीक है, साउथ पारस, ठीक है, साउथ पारस। एक जगह मुझे ये मिला। इसी का दोस्तों एक दूसरा नाम मिला मुझे जो परीक्षा में आता है, उसको बोलते हैं नॉर्थ डोम फील्ड। क्या बोलते हैं, नॉर्थ डोम फील्ड, नॉर्थ डोम फील्ड, ठीक है, नॉर्थ डोम। ये जो जगह स्थित है दोस्तों, ये 2 देशों के बीच में स्थित है। कौन कौन से देश है, याद रखेंगे, ईरान एवं कतर के मध्य स्थित है, ठीक है, ईरान एवं कतर के मध्य दोस्तों स्थित है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा आकार में सिर्फ बड़ा है, अधिक में नहीं, ठीक है। ऐसे बात करेगा तो रूस में छोटे छोटे कई जगह रिजर्व हैं, अब वो सब जोड़ के नंबर 1 पर हो गया। यहाँ पे अकेले की बात हो रही थी। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा विश्व में गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कौन प्रोडक्शन करता है और कौन एक्सपोर्ट करता है। तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका का नाम आता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट। अमेरिका इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कि उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि हम तेल की बात करें तो तेल में अमेरिका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर लेता है, ये आप याद रखें। लेकिन यहाँ पर गैस के मामले में उसे इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करा विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र में जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का नाम आता है और अल्बर्टा का नाम आता है। ये ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा जो है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो नाम जरूर ब्रिटिश कोलंबिया है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं कई बार आपको समझाया हूं कि कनाडा में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये कनाडा में जगह का नाम है। गलती से आप ब्रिटेन मत चले जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि उज्बेकिस्तान में स्थित प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन से हैं। दोस्तों कल जब मैं आपको पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में तो भी दोस्तों मैं एक ग्रोजनी नामक जगह बताया था, ठीक है, ग्रोजनी। मुझे फिलहाल दोस्तों ग्रोजनी जो मैंने ढूंढा है वो ग्रोजनी दोस्तों रूस के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, अगर आप गजनी की बात करते हैं तो गजनी भी दोस्तों अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अफगानिस्तान के। यहाँ उज्बेकिस्तान में इस तरह का कोई जगह है नहीं, तो इस क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगा लीजिए या फिर आप ढूंढिएगा इसका जवाब अपनी तरफ से। थोड़ा मेहनत आप भी करेंगे तो हमें अच्छा फील होगा ना कि चलो मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। आगे दोस्तों टेक्सास हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, लुसियाना हो गया, कैलिफोर्निया, तो बच्चा बच्चा जानता दोस्तों ये सभी कहां पर स्थित हैं। ये जो गैस क्षेत्र हैं ये अमेरिका में स्थित है। कहां? टेक्सास कहां? अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका में। न्यू मैक्सिको अमेरिका में। मैक्सिको के पास में ही दोस्तों न्यू मैक्सिको है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये सब अमेरिका में स्थित है। अगला दे रहा है दोस्तों यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कहां है दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी कीव। हम लोग इतने बार पढ़ने का कभी नहीं भूलेंगे ना। तो यूक्रेन की राजधानी क्या दोस्तों? कीव है। करा यूक्रेन में स्थित प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए जो कहां पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। तो उस क्षेत्र का नाम है स्वेलिका। क्या नाम दोस्तों? स्वेलिका क्षेत्र है जहां पर गैस उत्पादन किया जाता है। ये यूक्रेन में स्थित है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा याकूतिया, ऑरेनबर्ग और बकुटिल और इस्टाबरपूल ये सब दोस्तों जगह कहां पड़ते हैं? तो ये रूस में पड़ते हैं। याकूतिया कहां पर दोस्तों? रूस में। मंचूरिया कहां पड़ता है? चीन में। संसी कहां पड़ता है? चीन में, ठीक है। ये सब याद हो रहा होगा धीरे धीरे। देखिए पढ़ने से ही चीजें याद होती है। एक बार, दो बार, चार बार आप देखिए चीजों को, अपने आप सब याद होने लगेगा। अब प्लेसिन वगैरह कहां? अमेरिका में। सब याद रखिए, ठीक है, परीक्षा में बार बार आता है सब भाई। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा उत्तर प्रदेश में स्थित गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन से हैं? तो दो संयंत्र हैं दोस्तों जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और गैस आधारित संयंत्र क्या कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों औरैया में स्थित है, एक कहाँ है? औरैया में स्थित है। एक दोस्तों दादरी में स्थित है। ये दादरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? दादरी पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अलग से जिला दोस्तों वहां पर दादरी है, ठीक है। दो जगह पर दोस्तों गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। अभी आपको मैंने बताया ना कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मैंने दो जगह आपको बताया कि पहले विद्युत संयंत्रों में, दूसरा उर्वरक संयंत्र में। तो आप जो है परेशान हो गए कैसे विद्युत संयंत्र? ऐसे ही, ऐसे याद रखेगा, बिजली बनाने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है, याद रखेंगे। करा भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार अनुमानित है। कहां पर दोस्तों सबसे बड़ा भंडार? अगर हम भारत की बात करें तो याद रखेंगे, पीछे ही दोस्तों मैंने बताया था आपको, क्या क्या बताया था कि कहां कहां पर है। तो एक मैंने बॉम्बे हाई बताया था, त्रिपुरा भी बताया था और जैसलमेर बताया था, और एक ऑप्शन बताया था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र है दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर सबसे ज्यादा अनुमानित किया गया है। बाकी अन्य में दोस्तों कौन सा नाम आता है? तो अन्य में जब बात करते हैं दोस्तों तो हम जैसलमेर का नाम लेते हैं, हम जैसलमेर का नाम लेते हैं, हम बॉम्बे हाई का नाम लेते हैं, हम बॉम्बे हाई का नाम लेते हैं, हम त्रिपुरा का नाम लेते हैं ना। ये सब दोस्तों अन्य वाले में याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ठीक है, तो देश की जो सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है वो हजीरा से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? जगदीशपुर तक जाती है। लेकिन बीच में एक जगह पड़ता है विजयपुर, तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा हो गया एच, विजयपुर हो गया वी और जगदीशपुर हो गया जे। तो इस पाइपलाइन को कहते हैं एचवीजे पाइपलाइन। ये दोस्तों भारत की पहली पाइपलाइन थी जो गुजरात को मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश से जोड़ती थी, ठीक है। किससे जोड़ती थी? उत्तर प्रदेश से जोड़ती थी। गेल के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया, ठीक है। वितरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? गेल ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो उसके द्वारा बना। 84 में गेल बना था और 86-87 के आसपास दोस्तों पाइपलाइन योजना चलाई गई है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन जिन्हें केवल एक बार यूज किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? देखिए जैसे मैं कहूं कोयला, एक बार जला खत्म कर लीजिए, बात खत्म। पेट्रोल एक बार जो है यूज कर लिया, बचता है क्या आपके पास? डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म तो बात खत्म, ठीक है। तो जो समाप्त हो जाएं, जो समाप्त
समाप्त हो जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है परंपरागत स्रोत। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत माना जाता है। जो एक बार यूज कर लिया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं परंपरागत स्रोत। हमेशा याद रखेगा, चार पॉइंट है, परंपरागत, अपरंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। बच्चा इतना परेशान जिसकी कोई हिसाब नहीं। तो परंपरागत मतलब समाप्त हो जाए, ठीक है। दूसरा सुनिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये क्या कहलाते हैं? ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएंगे। क्यों? एक बार यूज कर लिया तो मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो परंपरागत स्रोत होते हैं, इन्हीं को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ऊर्जा एक बार मिलनी है, आप जैसे चाहे ले लो, जब तक बचा के रखे हो ठीक है, नहीं खत्म तो हो गया, कोई बात नहीं। करा ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? अपरंपरागत जहां बार बार उपयोग हो, ठीक है, जहां बार बार, या जो लिखिए, जहां नहीं, जो बार बार उपयोग में आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, एक बार आपने क्या कर लिया? छतरी टांग लिया, तो उससे बार बार ऊर्जा आप जनरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो चाहे सौर ऊर्जा ले लिया, चाहे पवन ऊर्जा, जब जब हवा चल रही है तब तब दोस्तों बिजली बन रही है। चाहे भूतापीय ऊर्जा ले लिया, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा ले लिया, चाहे दोस्तों क्या कर लिया, और आपका ज्वार ऊर्जा ले लिया, ठीक है, ज्वार ऊर्जा। ये सब ऐसी ऊर्जाएं हैं जो समाप्त नहीं होती, ये चलती रहती, ठीक है। ज्वारी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये समाप्त होगी क्या? इसीलिए इसे अपरंपरागत कहा जाता है। परंपरागत होगा तो समाप्त होगा, एक बार यूज करने को मिलेगा। अपरंपरागत होगा तो बार बार यूज करने को मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल दे रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? अब एक एक चीज समझिएगा। अगर आपसे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछा, तो नवीकरणीय मतलब जिसको नवीकरणीय कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय जो होते हैं, हमेशा एक लाइन की बात याद रखिए, ये प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं सब नवीकरणीय। प्राकृतिक स्रोत वाले क्या है? नवीकरणीय हैं। और अनवीकरणीय वाले में क्या है दोस्तों? अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक मतलब जैसे दोस्तों एक कोयला है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कोयला भी तो प्रकृति से मिलता है। नहीं, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये पहले से जमीन में है, एक बार खत्म हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, इसीलिए अनवीकरणीय में आते हैं। और प्राकृतिक वाले में ये जो ऊपर आप पढ़े अपरंपरागत स्रोत, ये सब चाहे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ये सब दोस्तों किस में आते हैं? ये अपरंपरागत प्लस नवीकरणीय में आते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा, अपरंपरागत को अनवीकरणीय के साथ नहीं जोड़ना है। अपरंपरागत जुड़ेगा नवीकरणीय से, परंपरागत जुड़ेगा अनवीकरणीय से, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा। इसी पॉइंट को लेके दोस्तों इतना ज्यादा डिस्टरबेंस होता है ना कि बच्चा समझ ही नहीं पाता यार कि हमने सीखा क्या, पढ़ा क्या, ठीक है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं, हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, और ये अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ई बुक के रूप में मिलता है। आप इसे पढ़िए, जरूरत पड़े तो आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों नोट्स है जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप आइए, परचेज कीजिए और तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसका भी नोट्स अवेलेबल है फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन में आइए, वहाँ स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, उसके अंदर चले जाइए, वहाँ पे सारे नोट्स जो है आपको रखे गए। जो क्लास आपको दिया जाता है यूट्यूब पे, सब कुछ वहाँ रखा गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।